डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं और टॉपिक का नाम है कि संसाधन के रूप में लोग, यानी कि किस तरीके से देश की जनता है वो एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्सेस के रूप में काम करती है और देश के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि संसाधन के रूप में लोग किस तरह काम करते हैं। अब देखिए, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ बताई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी एक वर्ष के बाद 16वीं जनगणना होनी है 2021 में, तो हम मान सकते हैं कि जनसंख्या हमारी अब कितनी जा सकती है कि अब कम से कम भी 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या की संभावना है। अब जनसंख्या भारत की जो है उसमें से मानव जो विकास है, मानव पूंजी है, जो कार्यशील लोग हैं जिनकी उम्र कितनी 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक होती है, उनको हम कार्यशील लोग कहते हैं। वो लोग देश की जीडीपी को बढ़ाते हैं, ठीक है। और जनसंख्या को बहुत ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण प्रदान करने के लिए हमें शिक्षा की बहुत ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि संसाधन के रूप में लोग किस तरह हैं और किस तरीके से वो बाकी के संसाधनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधन के रूप में लोगों से ये अर्थ लगाया जाता है, हमारा ये मानना है कि देश के कार्यशील लोगों में से जिसमें निपुणता और योग्यता होती है। संसाधन के रूप में लोग देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अपना योगदान देते हैं और उत्पादन के दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी क्या होती है, एक संसाधन है, उसे नकारा नहीं जा सकता, जिसे मानव संसाधन कहा जाता है। हर तरीके के संसाधन है, आप किसी भी ऊर्जा को लगा लीजिए वो भी संसाधन है, लेकिन मानव भी क्या है, अपने आप में संसाधन है। तो देखिए, मानव संसाधन और जो भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अनेक संसाधन होते हैं, मानव संसाधन उनसे भिन्न होता है। देखिए, मानव संसाधन भूमि और भौतिक उन दोनों से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकता है, जबकि भूमि और भौतिक पूंजी अपने आप में कोई अपना उपयोग नहीं करते। मानव संसाधन के बिना भूमि और भौतिक पूंजी का कोई उपयोग हो ही नहीं सकता। अगर देखिए, मानव संसाधन कार्यशील नहीं होगा, मानव संसाधन का विकास किसी देश में नहीं होगा, तो बाकी के जितने भी संसाधन है वो फिजूल है। यानी कि मानव संसाधन बाकी संसाधनों की आत्मा है। अगर ये आत्मा जीवित नहीं रहेगी तो बाकी संसाधन अपने तरीके से काम नहीं करे पाएंगे, वो चल नहीं सकते, वो फिर नहीं सकते, वो अपना उपयोग नहीं कर सकते, अपनी महत्ता को पहचाने नहीं सकते। तो ये क्या होती है, एक बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश को अगर आगे ले जाना है तो मानव संसाधन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, उसमें इन्वेस्ट किया जाए, एजुकेशन उनकी डेवलप की जाए, उनको कार्यशील बनाया जाए, उनको योग्य बनाया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए। अब देखिए, मानव पूंजी के कौन कौन से कौशल होते हैं। देखिए, मानव पूंजी में शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं, एक भौतिक पूंजी निवेश करते हैं और उसके बाद उससे हमें क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए, हम जब कोई खेती में प्रोडक्शन करते हैं तो हम बीज डालते हैं, हम लोग खाद डालते हैं, फिर हम मेहनत करते हैं और फिर उसको बड़ा करते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है, वो लेते हैं और उससे हम इनकम करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास बच्चा है तो हम बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, उस पर स्वास्थ्य पे भी हम बजट निर्धारित करते हैं, एजुकेशन पे भी बजट करते हैं, उसको कोई ना कोई कला, योग्यता, गुणवत्ता सिखाने के लिए भी बजट तय करते हैं। तो वो हमारा एक तरह से इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट आगे चल के हमें प्रोडक्शन के रूप में मिलता है, देश को भी मिलता है, परिवार को भी मिलता है और समाज को भी मिलता है। अब हम देखते हैं कि मानव संसाधन है वो किन किन क्षेत्रों में काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव संसाधन विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। उत्पादन के हमारे देश में 3 तरीके होते हैं, यानी कि मानव
जो कौशल होता है वो अपना ज्ञान, प्रशिक्षण इनका क्या करता है, इस्तेमाल करता है। मानव कौशल पहले बढ़ाया जाता है और उसके बाद में मानव कौशल क्या करता है, काम करता है। फिर हम वो मानव कौशल 3 श्रेणियों में काम करेगा। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है, देखिए। प्रथम श्रेणी में मानव कौशल क्या करता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या किया जाता है, काम किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए क्या क्रियाएं होती है। देखिए ये प्रकृति के द्वारा दी हुई वो हमारी क्रियाएं हैं, वो संसाधन है जिनका मानव क्या करता है, सृजन करता है। जैसे कृषि करना, वानिकी करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, खनन करना, इस मुर्गी पालन करना, इस तरह के काम हम प्राथमिक क्रियाओं में क्या करते हैं। और मानव के पास ज्ञान है, कौशल है, तो ही ये क्रियाएं संभव हुआ है। द्वितीय क्षेत्र में हम कौन सी क्रियाएं करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में देखिए वो उत्पादन करते हैं हम जिसमें कि प्राथमिक उत्पादों के बाद जो वस्तुएं आती है उनको संशोधित किया जाता है, उनको सुधारा जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। तो जैसे उसमें गन्ने से चीनी बना देना, कपास से वस्त्र बना देना, डबल रोटी बनाना, इस तरह के उद्योग है वो किस में आते हैं, द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। विनिर्माण करना, उत्खनन करना, ये सारे हमारे किस में आते हैं, द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में भी मानव पूंजी लगाई जाती है और उसमें विकास करता है। अब देखिए यहाँ पे एक अलग से हैं और 30 वर्षों में तृतीय क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ये इसमें उत्पादन होता है, वस्तुओं का निर्माण तो नहीं किया जाता, इसमें वस्तुओं का उत्पादन भी इसमें नहीं किया जाता, लेकिन इन दोनों क्षेत्र के उत्पादों के लिए सेवाएं प्रदान करना इसका काम होता है। तो इसमें क्या होती है, जैसे हमारा व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन सेवाएं, ये सारे क्षेत्र होते हैं, ये किस में शामिल होते हैं, तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। ये सेवाएं प्रदान करने का क्षेत्र होता है, उत्पादन का क्षेत्र नहीं होता। लेकिन तृतीय क्षेत्र के माध्यम से प्रथम और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, बहुत आगे तक क्या करता है, विकास करता है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों के माध्यम से काम किया जाता है, उनका आकलन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, या फिर हम उसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए ये इसमें कैसे होता है, जीडीपी कैसे होता है कि एक देश, यानी कि हम लगा लें अपने भारत देश के अंदर एक साल में कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, उसको जीडीपी कहा जाता है। एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं से जितना धन इकट्ठा हुआ उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और किसी भी देश की जीडीपी से विश्व में उसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है कि आर्थिक लेवल पर वो देश कहाँ पर क्या है, स्थिर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए जब मानव संसाधन की बात करते हैं तो जनसंख्या जो है उसकी गुणवत्ता की बात होना भी लाजमी है। देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता का मतलब क्या होता है कि साक्षर होना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साक्षर होना, जीवन प्रत्याशा अधिक होना, यानी कि लोग का जीवन है वो लंबा रहे, जीवन जीने का तरीका है वो अच्छा रहे, व्यक्तियों का स्वास्थ्य क्या रहे, अच्छा रहे। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। स्वस्थ जनसंख्या हो, जीवन प्रत्याशा अच्छा हो, जीवन जीने का तरीका उनका क्या रहे, अच्छा रहे, यानी कि लोगों को हर तरह की सुख सुविधा क्या हो, मिलती रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या की गुणवत्ता। और इसके अंदर भी क्या है, शिक्षित जनसंख्या, प्रशिक्षण प्राप्त जनसंख्या, देश की स्थिति के अनुसार काम करने वाली जनसंख्या हो। तो लोगों के द्वारा जो कौशल होता है उसी पे देश टिका होता है। वो हमारे देश की जनसंख्या का स्वास्थ्य, जनसंख्या की शिक्षा और उनका कौशल देश का आधार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में साक्षरता का किस तरह से विकास है और कैसे किया जाता है। अब वैसे आप लोग सभी जानते हैं और हम सबको पता है, हम इतने समय से देख रहे हैं, देखिए शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो बाकी सभी क्षेत्र को
सभी सेक्टर को आगे लेके आती है। आज अगर आप कोई अच्छा नेता बन रहा है, कोई अच्छा अधिकारी बन रहा है, कोई अच्छा इंजीनियर बन रहा है, तो उन सब में क्या होता है, शिक्षा का एक बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब हम बात करते हैं, देखिए 1951 और 52 में जब देश का बजट बनाया गया था, पूरा बजट निर्धारित किया गया था, तो उस बजट में सिर्फ 0.64% ही बजट एजुकेशन के लिए दिया गया था। भाई इतना बजट है, वो स्कूलों पे खर्च होगा, शिक्षा के सुधार में खर्च किया जाएगा। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, तो उस समय शिक्षा की दर बहुत कम थी। तो 2002 और 3 में इस बजट को बढ़ा दिया और टोटल बजट का 3.98% एजुकेशन पर खर्च किया गया। उसका परिणाम भी अच्छा निकला। उसका परिणाम ये निकला कि जब 1951 में इतना बजट था, 64 पॉइंट ही बजट था, तो जब साक्षरता दर भारत की सिर्फ 18% थी। सिर्फ 18% लोग साक्षर थे। फिर 2001 में इस बजट को बढ़ाया गया, काम किया गया, तो शिक्षा का रेट 65% हो गया। साक्षरता दर हमारी कितनी हो गई, 65% हो गई। और 2011 में यही साक्षरता दर 74.04% हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि भारत में साक्षरता का विकास हुआ है। धीरे धीरे बजट में एजुकेशन का बढ़ाया जा रहा है, साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है, प्रशिक्षित लोग हर क्षेत्र से निकलकर आगे आ रहे हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। और आगे भी यही उम्मीद है कि एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए शिक्षा के साथ साथ दिमाग के साथ साथ स्वास्थ्य का भी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे शरीर में ही अच्छा दिमाग निवास करेगा। जब आपका शरीर अच्छा रहेगा तो ही दिमाग आपका क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो लोगों का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए 1951 में भारत के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज़ों के द्वारा डेवलप था, धीरे धीरे किया गया। लेकिन 2001 तक 1951 की तुलना में चिकित्सा सुविधाओं में कई हजार गुना वृद्धि हुई है। इससे ये हुआ कि मृत्यु दर में कमी आई है, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिला है। ये कहा जाए कि बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रसित रहा करते थे, तो बीमारियों का इलाज भी है, लोगों को डॉक्टर की भी सुविधा मिल रही है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। पोलियो मुक्त भारत बना है, चेचक की बीमारी से मुक्त बना है, और भी बीमारियों के बारे में भारत अपना हर एक नागरिक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में क्या रहा है, सक्षम रहा है। अब हम बात करते हैं कि बेरोजगारी की। अब देखिए बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक नासूर है, बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक कैंसर है, क्योंकि जब व्यक्ति बेरोजगार रहता है, उसके पास कोई काम नहीं रहता, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो गलत काम की तरफ क्या करता है, चला जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि बेरोजगारी है क्या। देखिए बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन है जब मजदूरी कोई व्यक्ति करना चाहता है, काम करना चाहता है, उसका इच्छुक है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता, तो वो अपने आप को क्या समझता है, बेरोजगार का समझता है। बेरोजगारी में श्रम बल केवल उस जनसंख्या को शामिल किया जाता है जिनकी आयु 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक होती है। जब हम कभी बेरोजगारी को नापते हैं, बेरोजगार कौन है, 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक का व्यक्ति, और जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा किसी क्षेत्र में, तो वो क्या माना जाता है, बेरोजगार माना जाता है। अब बेरोजगारी भारत में कई तरह की बेरोजगारी है। देखिए एक है मौसमी बेरोजगारी। अब देखिए मौसमी बेरोजगारी कौन सी होती है। देखिए कुछ व्यक्तियों को केवल वर्ष में कुछ महीनों में ही रोजगार मिलता है, पूरे 12 महीने में उनको केवल गिने चुने कुछ महीनों में काम मिलता है, शेष महीनों में वो बेरोजगार रहते हैं।
तो क्या होता है, ऐसा होता है कि उनका काम मौसम के अनुसार चलता रहता है। तो एक उदाहरण से मैं बताऊं, हमारे देश में जैसे कृषि का मौसम है, कृषि आधारित सारे काम चलते हैं, मानसून पर भी वो कृषि निर्भर रहती है। तो वर्ष में काफ़ी समय में हमारे किसानों के पास कोई काम नहीं होता। रोज़गार के पूरक अवसर न होने के कारण वो खेती और इधर उधर मजदूरी के चक्कर में घूमते रहते हैं। इसी कारण उन्हें सामाजिक या फिर सामयिक या मौसमिक बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए, एक बार मौसम होता है, सब्जी लगा लेते हैं, उनको बेच देते हैं, फिर कभी मौसम उनके अनुकूल नहीं होता तो वो खाली रहते हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ समय उनके पास काम होता है और कुछ समय वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। एक प्रच्छन्न बेरोजगारी है जिसको दूसरे शब्द में अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो ये कौन सी बेरोजगारी है? देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी काम के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो उससे अधिक व्यक्ति उस काम में लगे हो, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ऐसे काम में लगे व्यक्ति काम करते हुए तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन पूरी तरह वो काम में नहीं लगे होते। इस दशा में ये कहा जा सकता है कि एक खेत में जब कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वहाँ पर 5 आदमी लगे हुए हैं और काम 3 व्यक्तियों का है। 5 लगेंगे तो भी इतना उत्पादन, 3 लगेंगे तो भी उतना उत्पादन, तो 2 व्यक्ति वहाँ पे क्या है, बेरोजगार है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, भारत ग्रामीणों का देश है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या विशेष रूप से बहुत जटिल है। उदाहरण के लिए, जैसे गेहूं या चावल में 1 एकड़ खेत में खरपतवार निकालने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है, पर वहाँ 8 व्यक्ति आकर काम करने लग जाते हैं। तो 3 अतिरिक्त व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। ये शहरों में भी दिखाई देती है, सिर्फ गाँवों में नहीं है। जैसे किराना स्टोर पे देखिएगा, एक व्यक्ति की ज़रूरत है तो परिवार में 2-3 व्यक्ति है, वो भी जाके बैठ जाते हैं, वो भी काम करने लग जाते हैं। तो वो क्या कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। अब देखिए, बेरोजगारी की समस्या क्यों है और किसी भी देश के लिए बेरोजगारी कितनी घातक है, ये तो बहुत एक सोचने वाला बिंदु है। इसके ऊपर तो विचार किया जाना चाहिए। तो शिक्षित बेरोजगारी जो है वो भी देखिए बहुत खतरनाक है। देखिए, भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई है। बहुत से लोग मैट्रिक है, +2 है, BA है, MA है, बहुत सी डिग्रियां लेके युवक घूमते रहते हैं। रोज़गार उनको मिल नहीं पाता, रोज़गार में वो असमर्थ है। तो यहाँ पे एक समस्या है कि बेरोज़गारी भारत के लिए समस्या तो बन गई है, लेकिन जब बेरोज़गारी है वो और भी समस्याओं को क्या कर रही है, जन्म दे रही है। बेरोज़गारी से जनशक्ति संसाधन की बहुत बर्बादी हो रही है। पहले उन युवाओं को पढ़ाया गया है, माँ बाप ने उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छी शिक्षा दी है, माँ बाप का कमाई भी उसमें लगी है और देश के संसाधन, कॉलेज और स्कूलें जो सरकारी है उनमें पढ़े हैं तो वो पैसा भी खर्च हुआ है, लेकिन उसके बाद उनको काम नहीं मिलता। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। वो उनको गलत काम की तरफ ले जाने का क्या करती है, एक काम है करती है। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति फिर मजदूरी नहीं कर पाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई और छोटा काम नहीं करना चाहता है और उसके योग्यता के हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। तो आइए हम देखिए, ये देखते हैं क्या भारत की शिक्षा प्रणाली में कोई हम ऐसा सुधार कर सकते हैं जिससे कि बेरोजगारी को कम कर सके। बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए? अब देखिए, सबसे पहले भारत की शिक्षा प्रणाली में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं कि बेरोजगारी दूर हो। सबसे पहले शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाया जाए, यानी कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ना हो, सैद्धांतिक ना हो, एक प्रैक्टिकल एजुकेशन हो कि लोगों को एक ऐसी शिक्षा दी जाए कि जब वो किसी भी संस्था से निकलते हैं तो वो जाके अपना रोजगार स्थापित कर सके, उनको रोजगार मिले, वो सिर्फ डिग्री लेके घर में ना बैठे। दूसरा उपाय ये हो कि जितनी भी एजुकेशन है वो वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण लोगों को दिया, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि अपना काम स्थापित कर सके। +2 के बाद, 10th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद
कोई भी एक संस्था से निकलता है तो वो सीधा अपना ही कोई छोटा बड़ा उद्योग स्थापित कर सके। तो एक हमें व्यावसायिक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए सरकार को, जिससे बेरोजगारी से हमें छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट, हमें शिक्षा प्रणाली में हमारा सबसे ज़्यादा यही होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र जो हमारे हैं, जैसे प्रथम क्षेत्र है, कृषि आधारित जो क्षेत्र है, उनको सिलेबस में लागू करना चाहिए। क्योंकि आज क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती है जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जो चीज़ भविष्य में कभी काम आने वाली नहीं होती। अगर एग्रीकल्चर को, बागवानी जो है, मछली पालन है और रेशम पालन, इस तरह की शिक्षा अगर पढ़ाई में शामिल की जाएगी तो बच्चे का रुझान बढ़ेगा और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो उस क्षेत्र में जाकर प्राथमिक क्षेत्र के कार्यों को करने में क्या करेगा, विशेष रुचि लेगा। तो हम बेरोजगारी से मुक्त हो सकते हैं। और नेक्स्ट, हमें एक ये कदम उठाना चाहिए कि शिक्षा वो एक किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे, एक प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, एक व्यवहारिक एजुकेशन होनी चाहिए जो व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाए। इस तरह की शिक्षा पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। अब देखिए, आज का हमारा एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी खड़ा किया गया है, जो सिलेबस पाठ्यक्रम बनाया जाता है, वो सारा अंग्रेजों के तहत बनाया गया है। हमारा पाठ्यक्रम हमारी सामाजिक, हमारी भौगोलिक, हमारी मानव संसाधन के अनुसार जिस दिन बना लिया जाएगा और लोगों को उसी के अनुसार अगर एजुकेशन दी जाएगी तो बेरोजगारी हमारे देश से क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। क्योंकि हमारे देश में अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें पुरानी शिक्षा पद्धति को छोड़कर नई शिक्षा पद्धति को क्या करना है, अपनाना पड़ेगा, जो एक व्यवहारिक होगी, रोजगार उन्मुख होगी और भारत की सामाजिक स्थिति के अनुसार उसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो देखिए, अंत में मैं इस विषय पर, मानव विकास पर, मानव कौशल पर, मानव संसाधन पर यही कहेंगे कि सारे विकल्प, चाहे कोई भी हो, विकल्प का मतलब देखिए, हमारे पास भूमि है, हमारे पास श्रम है, भौतिक पूंजी है, मानव पूंजी है, इन सब में मानव पूंजी है वो सबसे श्रेष्ठ पूंजी है। क्योंकि मानव पूंजी के अभाव में हमारी भूमि, हमारा श्रम, हमारी भौतिक पूंजी कोई उपयोगी नहीं है, उनका कोई उपयोग ही नहीं है, वो काम ही नहीं आती है। ये पूंजी तभी काम आती है जब मानव पूंजी क्या होती है, मजबूत होती है। मानव पूंजी के बिना बाकी सब व्यर्थ है। तो सबसे ज़्यादा सरकार को मानव विकास पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। आज के टॉपिक पे इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।